नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अरविंद और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं बीसीएल। चौंकिए नहीं जनाब, आजकल क्रिकेट में आईपीएल का माहौल चल रहा है। इसीलिए आज हमने अपने इस कार्यक्रम का नाम बीसीएल रखा है, अर्थात बिहार चुनावी लीग। तो प्रश्न उठता है कि हमने इसका नाम क्रिकेट के नाम पे क्यों रखा? आजकल चुनावी राजनीति भी बिल्कुल क्रिकेट के खेल की तरह हो गई है। लगते हैं आरोप प्रत्यारोप, होते हैं वार पलटवार और लगते हैं चौके छक्के और अंत में एक विनर बनता है। इसीलिए आज के कार्यक्रम का हमने नाम दिया है बीसीएल। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव जो सन 2025 में अक्टूबर नवंबर में कराए जा सकते हैं, इस विधानसभा चुनाव में दो प्रमुख गठबंधन भाग लेने की संभावना है। सबसे पहला गठबंधन हो सकता है एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, राष्ट्रीय प्रजातांत्रिक गठबंधन, और इसका सामना करने के लिए तैयार है महागठबंधन अर्थात एमजीपी। दोस्तों, आइए हम देखते हैं कि इस बिहार के विधानसभा चुनावी समर में कौन कौन से बड़े प्लेयर हैं जो इस खेल का रुख पलटने के लिए तैयार हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं सबसे बड़े प्लेयर से, और ये प्लेयर हैं आपके स्क्रीन पे हमारे देश के वर्तमान प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री पीएम मोदी। दोस्तों, हमारे प्रधानमंत्री किसी भी चुनाव में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं और अपने पार्टी के लिए पूरा प्रचार करते हैं। आइए जानते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री की ताकत क्या है। हमारे प्रधानमंत्री की ताकत है वो एक बहुत कुशल वक्ता है और जहाँ जाते हैं वहाँ की जनता से अपने आप को कनेक्ट कर लेते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की बीजेपी पार्टी की सबसे बड़ी कमजोरी भी यही है कि आज तक वो अपने दम पर स्वयं सरकार बनाने में बिहार में असफल रही है। वह आज भी नीतीश कुमार की जेडीयू पर निर्भर है। दोस्तों, अगले प्लेयर का नाम अब आप अपने स्क्रीन पे देखिए, और ये हैं हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी। दोस्तों, गृह मंत्री अमित शाह जी चाणक्य माने जाते हैं चुनावी राजनीति के, स्पेशली, और इनकी ताकत है कि ये प्रधानमंत्री के एकदम बहुत बड़े करीबी हैं और लोगों के द्वारा कहा जाता है कि ये कुशल रणनीतिकार हैं। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह के साथ एक बात ये भी चलती है कि ये हिंदू राजनीति के पोषक माने जाते हैं। आइए हम देखते हैं कि बिहार की राजनीति में तीसरे सबसे बड़े प्लेयर कौन हैं, और ये हैं हमारे वर्तमान बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। दोस्तों, इन्होंने अपना कार्यकाल पिछले 23 नवंबर 2020 से प्रारंभ किया था, जो नवंबर 2025 तक समाप्त हो जाएगा, और इसके पहले बिहार के विधानसभा चुनाव करा लिए जाएंगे। दोस्तों, आइए जानते हैं सीएम नीतीश की ताकत क्या है। सीएम नीतीश पिछले करीब 15 से लेकर 20 वर्षों तक बिहार की सत्ता पे काबिज रहे हैं। बीच बीच में इन्होंने आरजेडी के साथ भी मिलकर सरकार बनाई है। दोस्तों, ये स्वच्छ छवि के नेता और सुशासन बाबू के रूप में जाने गए हैं, और इनकी लव कुश समीकरण पर बहुत बड़ी पकड़ मानी जाती है। लव कुश अर्थात कृषक जातियां, जिसमें कुर्मी और कोयरी जातियां शामिल हैं। कमजोरी क्या है नीतीश कुमार जी की?
नीतीश कुमार पलटने में माने जाते हैं और अब यही उनकी कमजोरी भी बनती जा रही है और बढ़ती उम्र भी इनके लिए एक समस्या बनी है। और कहते हैं कि इनके पार्टी की जो नेता हैं वो भी अब शायद इनका साथ छोड़ चुके हैं। आइए अगले प्लेयर की ओर हम लोग बढ़ते हैं और चौथे नंबर के प्लेयर को देखते हैं कि ये कौन है। चौथे नंबर के प्लेयर हैं तेजस्वी यादव। लालू के लाल तेजस्वी यादव आरजेडी प्रमुख कह रहे हैं कि इन्हीं के अनुसार तेजस्वी की पार्टी चल रही है आरजेडी। लेकिन आरजेडी पर उनके शीर्ष वयोवृद्ध नेता लालू प्रसाद यादव का हाथ है ना। इनकी ताकत क्या है, युवा चेहरे हैं, क्रिकेट भी पहले भली भांति खेल चुके हैं और अब ये अपना जौहर राजनीति के क्रिकेट के मैदान में दिखा रहे हैं। तो तेजस्वी जी युवाओं से जुड़ते हैं, इनकी रैलियों में भीड़ भी बहुत आती है, लेकिन अब तक उस भीड़ को शायद वोटों में ये कन्वर्ट नहीं कर पाए हैं। और इनकी सबसे बड़ी कमजोरी है जो इनके पिता का पिछला राज है, उसमें जो कमियां बना दी गई हैं, उन कमियों से अपनी पार्टी को बाहर निकालना, उसकी छवि बदलना और अन्य वर्गों को स्पेशली मुस्लिम यादव समीकरण से बाहर निकालकर अपनी पार्टी को अन्य वर्गों से जोड़ना। तो आइए चलते हैं अब अगले प्लेयर की ओर और अगले प्लेयर हैं हमारे जो है कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी, जिन्हें हमने 5वें नंबर पर रखा है। राहुल गांधी वर्तमान समय में लीडर ऑफ अपोजिशन इन पार्लियामेंट हैं, बहुत लंबी लंबी यात्राएं करने में माहिर हैं, जनता को भी अपने से जोड़ रहे हैं और देश के विभिन्न मुद्दों को उठाने में माहिर हैं। और वर्तमान में राहुल गांधी अपनी पार्टी को बिहार में मजबूत करना चाहते हैं और राहुल गांधी का उद्देश्य है कि कांग्रेस अब अन्य पिछड़ा वर्ग और दलित राजनीति पे पर्याप्त फोकस करे। तो राहुल गांधी भी जो है इस समय बिहार चुनाव के एक बहुत बड़े प्लेयर के रूप में आगे उभर सकते हैं। आइए छठवें प्लेयर की ओर चलते हैं और ये प्लेयर हैं चिराग पासवान। चिराग पासवान रामविलास के लाल। बहुत बात होती है परिवारवाद की, लेकिन किसी का परिवारवाद और किसी के लिए कुछ और पैमाने। तो आइए चिराग पासवान अपने पिता के धरोहर के संरक्षक और वर्तमान में कैबिनेट मंत्री तथा कथित अगर कहा जाए तो पिछले चुनाव में ये कहा जा रहा था कि हनुमान है मोदी के, है ना। तो चिराग पासवान मोदी के हनुमान पासवान और दलित वोटों पे इनकी पकड़ है और इनके चाचा पशुपति पारस इनके लिए मुसीबत बन सकते हैं। और आइए चलते हैं अब अगले प्लेयर पर और ये प्लेयर हैं जीतन राम मांझी। दलित मुख्यमंत्री के रूप में ये शपथ एक बार ले चुके हैं और इनका अपना हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा है और ये दलित नेता के रूप में जाने जाते हैं और ये भी अपना असर डालते हैं चुनाव पे। इसके बाद हम लोग चलते हैं उपेंद्र कुशवाहा पर। इनकी पार्टी है राष्ट्रीय लोक समता पार्टी। कुशवाहा वोटों पे नज़र होती है इनकी। और आइए चलते हैं मुकेश सहनी पे। सन ऑफ मल्लाह इन्हें कहा जाता है। संस्थापक हैं विकासशील इंसान पार्टी के। इनकी नज़र और इनका आधार है मल्लाह वोट बैंक। दोस्तों आइए चलते हैं 10वें प्लेयर पर और ये हैं कन्हैया कुमार। वर्तमान में कांग्रेस पार्टी से संबंधित हैं, पूर्व जेएनयू अध्यक्ष हैं, बहुत ही कुशल वक्ता हैं, लेकिन इनके साथ भी कुछ इस तरह की जुड़ी हैं बातें जो कहीं ना कहीं इनकी छवि को थोड़ा सा धूमिल करती हैं। लेकिन इनका भी एक अहम रोल आगामी विधानसभा चुनाव बिहार में हो सकता है। बिहार से ही आते हैं ये। आइए अगले चलते हैं
11वें प्लेयर पर प्रशांत किशोर बहुत बड़े राजनीतिक रणनीतिकार कहने वाले और नए नए राजनीतिक बन गए हैं। आपकी पार्टी है जन स्वराज, और अब इन्होंने जो ये विभिन्न पार्टियों के लिए रणनीति बनाते थे, अब ये स्वयं पार्टी बनाकर राजनीति के मैदान में उतर गए हैं। देखते हैं ये आगे कितना सफल होते हैं। दोस्तों, क्रिकेट में एक 12वां और एक्स्ट्रा प्लेयर भी होता है, और यहाँ पे हमने रखा है असदुद्दीन ओवैसी को। ये अ, ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहाद मुसलमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। बहुत बोलने में कुशल वक्ता हैं, कानूनविद हैं, और इनकी नज़र बिहार में मुस्लिम वोटों पर है। दोस्तों, ये जो नेता हैं, ये जो है मुस्लिम वोटों को अगर ले जाते हैं तो किसी का नुकसान करेंगे और किसी का ये फायदा करने वाले हैं। दोस्तों, तो ये तो थे हमारे बिहार विधानसभा चुनाव के बड़े बड़े प्लेयर, जो आगामी विधानसभा चुनाव 2025 में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। आइए जानते हैं कि पिछले जो बिहार का विधानसभा चुनाव 2020 में हुआ था, उसमें किस पार्टी को कितना वोट मिला था। तो आइए सबसे पहले हम लोग जानते हैं भारतीय जनता पार्टी बीजेपी को। बीजेपी को पिछले बिहार विधानसभा चुनाव में 19.46% वोट मिला था। इनकी सहयोगी पार्टी जनता दल यूनाइटेड को पिछले बिहार विधानसभा चुनाव में 15.39% वोट मिला था, और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को 5.66% वोट मिला था। इसी के साथ ये तीनों पार्टियां बीजेपी, जेडीयू और एलजेपी आगामी विधानसभा चुनाव में एनडीए की तरफ से लड़ने वाले हैं। आइए जानते हैं आरजेडी को कितना वोट मिला था। पिछले बिहार विधानसभा चुनाव में आरजेडी को 23.11% वोट मिला था, और ये जो वोट मिला था, जितनी पार्टियां पिछले बिहार विधानसभा चुनाव में लड़ रही थी, उनमें ये सबसे ज़्यादा था। और अब चलते हैं आरजेडी की सहयोगी पार्टी कांग्रेस को। तो कांग्रेस को 9.48% वोट मिला था, और इसी इसी क्रम में एक और सहयोगी वाम दल को करीब 3.54% वोट पिछले बिहार विधानसभा चुनाव में मिला था। दोस्तों, इस प्रकार से हम देखते हैं कि पिछले बिहार विधानसभा चुनाव में आरजेडी बहुत कम अंतर से सरकार बनाते बनाते रह गई थी, और अब आरजेडी लेड गठबंधन महागठबंधन इस बार कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता और बिहार में अपनी सरकार बनाना चाहता है। आइए देखते हैं कि कौन कौन लोग एनडीए गठबंधन के साथ हैं। तो एनडीए गठबंधन में सबसे बड़ा पार्टनर बीजेपी है, जिसका साथ देंगे जेडीयू। हालांकि अभी तक जेडीयू बड़े भाई की भूमिका निभाती रही है। देखते हैं आगामी विधानसभा चुनाव के बाद क्या स्थिति उभरती है। क्या जेडीयू उनके साथ रहेगी भी कि नहीं रहेगी, ये भी एक प्रश्न है। इसके साथ साथ इस एनडीए गठबंधन में एलजेपी, जीतन राम मांझी की पार्टी, एचएएम हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी सहित कुछ अन्य पार्टियां इस गठबंधन का हिस्सा हो सकती हैं। आइए देखते हैं कि महागठबंधन में कौन कौन से दल सम्मिलित हैं। तो महागठबंधन में सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी राष्ट्रीय जनता दल, उसके साथ ही उनका सहयोग करेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस, साथ ही भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई और सीपीआईएमएल और सीपीआईएम, ये सभी वाम दल हैं जो इस महागठबंधन के हिस्सा होंगे। इसके अलावा वीआईपी किस गठबंधन का हिस्सा होगी, ये फ्यूचर में डिसाइड होगा। दोस्तों, आईपीएल हो या बीसीएल, सबके मुद्दे तय होते हैं।
अगर ये चुनावी लीग है बीसीएल, तो इसमें आम जनता के क्या मुद्दे होने चाहिए? तो अगर हम लोग देखें तो आम जनता के मुद्दे क्या होने चाहिए? तो सबसे पहला मुद्दा आम जनता के लिए चुनाव में तो शिक्षा होना चाहिए। शिक्षा अगर आपके पास है तो आप सरकार से सवाल करेंगे, और सरकार से सवाल करेंगे तो आप अपने बेहतरी के लिए सरकार से कुछ करवा पाएंगे। दूसरा मुद्दा क्या होना चाहिए आम जनता के लिए? दूसरा मुद्दा होना चाहिए स्वास्थ्य। तीसरा मुद्दा क्या होना चाहिए जनता के लिए? तीसरा मुद्दा होना चाहिए रोजगार आपको मिलता है कि नहीं मिलता। और आज के युग में ये रोजगार भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। चौथा मुद्दा क्या होना चाहिए? बिजली, सड़क, पांचवा मुद्दा। और छठवां मुद्दा क्या होना चाहिए? पानी। इसके अलावा बहुत सारे मुद्दे वर्क करते हैं, लेकिन ये मूलभूत आवश्यकताएं हैं जो जनता को मिलनी ही चाहिए, और जनता को इन मुद्दों पर अपने नेताओं से ज़रूर बात करनी चाहिए। और इन मुद्दों पे मुझे लगता है जो सही नीतियाँ बनाता हो, जो आपकी बातों को ध्यान में रखता हो, उनको आपको वोट करना चाहिए। और देखते हैं इस बिहार आगामी विधानसभा चुनाव में जनता कैसे वोट करती है। दोस्तों, लेकिन क्या हमारे देश में यही मुद्दे चलते हैं? क्या जनता इन मुद्दों के आधार पर वोट करती है? कहीं ये मुद्दे पीछे तो नहीं छूट जाते हैं आज के धार्मिक और जातिगत मामलों के चलते? और नए-नए मुद्दे तैयार हो रहे हैं, जैसे वक्फ संशोधन बिल, राम मंदिर, राष्ट्रवाद। तो देखते हैं कि किन तरह के मुद्दों पर इस बार बिहार आगामी विधानसभा चुनाव लड़ा जाता है। लेकिन अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार में जाति भी एक बहुत बड़ा मुद्दा होती है। अगर हम लोग बिहार में जाति आधारित सर्वे के आधार पर देखें तो सामान्य वर्ग 15.52% है, जो संभवतः या अधिकतम बीजेपी लेड अलायंस के साथ होगा। इसके बाद आते हैं पिछड़ा वर्ग 27.13%। वोट बटेगा यहाँ पे, दोनों अलायंस में जाएगा। इसके बाद आता है अत्यंत पिछड़ा वर्ग 36.01%। इसमें से अधिकतम वोट अब तक नीतीश कुमार को मिलता रहा है और बीजेपी को मिलता रहा है। आते हैं दलित पे 19%। अब ये चार जो वर्ग हैं, देखते हैं किस तरह से वोट करते हैं। और धर्म भी एक मुद्दा होगा। तो बिहार में जो जाति आधारित सर्वेक्षण 2022 हुआ है, उस हिसाब से बिहार में 81.99% हिंदू है और 17.70% लोग मुस्लिम हैं। और अगर हम लोग अलग अलग जातियों की संख्या के हिसाब से देखें तो बिहार में यादव 14.26% सबसे बड़ा वर्ग है। उसके बाद रविदास 5.2%, कोयरी 4.2%, ब्राह्मण 3.65%, राजपूत 3.45%, मुसहर 3.08%, भूमिहार 2.36%, कुर्मी 2.80%, मल्लाह 2.60%, बनिया 2.31%, कायस्थ 0.60%। बताने की आवश्यकता नहीं है कि इसमें जितनी भी जातियों की संख्या गिनाई, उसमें वो अधिकतम वर्ग किस ओर वोट करता है। मतदाताओं को अब सोचने की जरूरत है, क्या आप इस तरह से अपने देश और प्रदेश को आगे बढ़ा पाएंगे? क्या आपको ये सोचने का वक्त नहीं है कि आप कैसे वोट करें और किन्हें वोट करेंगे? जरूरत है आज जाति धर्म से ऊपर उठकर इस आधार पर वोट करने की, ताकि आपका देश और प्रदेश आगे बढ़ सके। दोस्तों, तो ये था बिहार चुनावी लीग का एक छोटा सा विश्लेषण। कैसा लगा कमेंट करिएगा। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।